प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पिछली कतार में क्यों बैठे हैं? नरेंद्र मोदी ने अगली कतार में किसको बिठाया? प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का क्या हिसाब लगाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की कार्यशाला में शामिल हुए तो एक आम सांसद की तरह आखिरी पंक्ति में बैठे। संगठन सर्वोच्च है, मोदी ये बात कहते ही नहीं, मोदी से जीते भी हैं। बीजेपी की कार्यशाला में मोदी को पिछली कतार में जिसने भी बैठे देखा वो चौंक गया। बीजेपी के सांसदों ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री इस तरह उनके पीछे बैठे मिलेंगे। बीजेपी ने यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के लिए लगाई। 2 दिनों में 4 सेशन करके बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी अपने सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाना, उपराष्ट्रपति चुनाव में यूज होने वाले स्पेशल पेन का सही इस्तेमाल करना और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालना सिखा रही है, जिससे 100% वोटिंग हो और कोई भी वोट कैंसिल ना हो। कार्यशाला में पहले मोदी का सम्मान किया गया। जीएसटी सुधारों के लिए बीजेपी के सांसदों ने पीएम का आभार जताया। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव पर काम शुरू हुआ। मोदी कार्यशाला कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां हैं? राहुल को पंजाब जाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मलेशिया पहुंच गए। बीजेपी ने राहुल की मलेशिया वाली तस्वीरें दिखाई। राहुल गांधी की एक स्कूटी वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चल रही है। इसे भी मलेशिया का बताया जा रहा है। देश में चुनाव है और राहुल गांधी कहीं भी नहीं दिख रहे। चुनाव भी ऐसा जिसे नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए केक वॉक कहा जा रहा है। फिर भी मोदी कोई रिस्क नहीं ले रहे। एक सांसद की ट्रेनिंग सही तरीके से हो जाए, इसके लिए मोदी अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडी ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी की टक्कर है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती। बहुत से लोग कयास लगा रहे थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी को टफ फाइट मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट होगा और मोदी सरकार गिर भी सकती है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। क्या संख्या बल के हिसाब लगाने के लिए मोदी पीछे बैठे? चलिए उपराष्ट्रपति चुनाव का संख्या बल देख ही लेते हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए होने वाले चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। लोकसभा में स्ट्रेंथ 543 सीटों की है। इस वक्त वहां 1 सीट खाली है। लोकसभा में अभी 542 सांसद हैं। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 सीटों की है। अभी 6 सीटें खाली है। राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसदों को मिलाकर अभी कुल 239 सांसद हैं। इस तरह 542 प्लस 239 यानी 781 सांसद 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 391 का मैजिक नंबर चाहिए। राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए। प्रथम वरीयता के वोटों में किसी भी कैंडिडेट को 391 वोट नहीं मिले तो दूसरी वरीयता के वोट गिने जाएंगे, लेकिन 9 सितंबर को इसकी नौबत नहीं आएगी। सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए कैंडिडेट के समर्थन में एनडीए के अपने 418 सांसद हैं, 293 लोकसभा में और 125 राज्यसभा में। एनडीए दलों के अलावा लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 15 सांसदों वाली पार्टियों ने एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इनको मिला दे तो सीपी राधाकृष्णन का सपोर्ट बढ़कर 439 हो जाता है। विपक्षी धड़े यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में इंडिया अलायंस के अपने 315 सांसद हैं, 232 लोकसभा में
और 83 राज्यसभा में। इसके अलावा लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 8 सांसदों वाली पार्टियों ने सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट किया। कुल मिला दें तो इंडी अलायंस एंड एलाइड फोर्सेस के पास 327 सांसदों का सपोर्ट है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 8 यानी कुल मिलाकर 15 सांसदों ने ही अपने रुख का ऐलान नहीं किया है। वो आखिरी दिन अपने पत्ते खोलेंगे या चुपचाप जाकर अपना वोट दे आएंगे। चुनाव का रोमांच वो 15 अनडिसाइडेड एमपी नहीं है, रोमांच बढ़ेगा क्रॉस वोटिंग से। चूंकि इस चुनाव में व्हिप प्रभावी नहीं होता, ऐसे में कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करके उपराष्ट्रपति चुनाव का जायका बढ़ा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का चांस कहां है, इसके लिए पार्टी वाइज नंबर देखने होंगे। नरेंद्र मोदी की एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं। बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना शिंदे 7, एलजेपी रामविलास 5। लोकसभा में इन 5 दलों को मिला देने से ही मोदी बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाते हैं। इनके अलावा आरएलडी 2, जनसेना 2, जेडीएस 2, अपना दल 1, हम 1, एजीपी 1, एजेएसयू 1, एनसीपी अजित 1, एमडीएमके 1, यूपीपी लिबरल 1। एनडीए के इन छोटे दलों को मिलाने से लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 पहुंच जाता है। वाईएसआरसीपी के 4 सांसद, जेडपीएम का 1 सांसद और एसकेएम का 1 सांसद एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहा है। इनको मिलाकर लोकसभा में एनडीए 299 तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस के पास 232 सांसद हैं, जो बीजेपी से भी 8 कम है। कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल 28, डीएमके 22, शिवसेना यूबीटी 9, एनसीपी शरद 8, सीपीआईएम 4, आरजेडी 4, जेएमएम 3, आईयूएमएल 3, आप 3, सीपीआईएमएल 2, जेकेएनसी 2, सीपीआई 2, वीसीके 2, केरल कांग्रेस 1, आरएसपी 1, आरएलपी 1, पप्पू यादव निर्दलीय 1, टोटल 232। लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल का 1 सांसद, आजाद समाज पार्टी कांशीराम का 1 सांसद, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी का 1 सांसद और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इंडी अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इस तरह लोकसभा में सुदर्शन रेड्डी के लिए 336 का सपोर्ट बनता है। अब बात अपर हाउस यानी राज्यसभा की, जहां बीजेपी के अपने 100 से ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा में मौजूदा स्ट्रेंथ 239 सांसदों की है। इनमें से 125 सांसद एनडीए के हैं, बीजेपी के 102 सदस्य हैं, एआईएडीएमके के 5, जेडीयू के 4, एनसीपी अजित के 3, टीडीपी के 2, आरएलडी के 1, जेडीएस 1, आरएलएम 1, एजीपी 1, शिवसेना शिंदे 1, यूपीपी लिबरल 1, आरपीआई अठावले 1, तमिल मनीला कांग्रेस मुपनार 1, एमएनएफ 1। एनडीए के इन 125 सांसदों के अलावा राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के 7, मनोनीत 7 सांसद और मक्कल निधि मय्यम के कमल हासन ने सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट देने का फैसला किया। इन सब को मिलाकर राज्यसभा में एनडीए की कुल ताकत 140 हो जाती है। विपक्षी इंडी अलायंस की ताकत राज्यसभा में लगातार घटती जा रही है। इस वक्त राज्यसभा में इंडी की ताकत 83 सांसदों की है। कांग्रेस 27, तृणमूल 13, डीएमके 10, आप 9, आरजेडी 5, सीपीआईएम 4, एसपी 4, शिवसेना यूबीटी 2, एनसीपी शरद 2, जेएमएम 2, आईयूएमएल 2, सीपीआई 2, केरल कांग्रेस मणि 1। इनके अलावा बीजेडी के 7 सांसदों और निर्दलीय कपिल सिब्बल उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी अलायंस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह इंडी प्लस 91 सीटों तक पहुंचता है। तो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह मोदी का पलड़ा भारी है। सोचिए, कहां 439 और कहां 327। मोदी के पास राहुल से 112 सांसद ज्यादा हैं।
फिर भी मोदी लास्ट रो में बैठकर मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं। All we know is that it will be somebody whom the ruling party nominates, because we already know the composition of the electorate. It's the two houses of parliament. Unlike the presidential election where the state assemblies also vote, for the vice president it's only Lok Sabha and Rajya Sabha. So we already know who has the majority. I think it's fairly clear that whoever is going to become vice president will be the nominee of the ruling party. राहुल गांधी के सामने उनकी सियासत का वर्तमान और भविष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, लेकिन अपनी अलग दुनिया में वो मगन हैं और उसी दुनिया में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। छुट्टी पर जाने से पहले राहुल एक नई थ्योरी लेकर आए, वो ये कि 2024 में अगर 15 सीटें इधर उधर हो जाती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। Is that the election system in India is already dead. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. राहुल की ऐसी थ्योरियां फेल होती रही हैं, आगे भी फेल होने का खतरा है, क्योंकि 9 सितंबर के बाद मोदी पूरी तरह बिहार चुनाव में जुट जाने वाले हैं। मोदी ने अपनी पार्टी को अभी से ही काम पर लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में ईंट पत्थर मार मार कर अशोक स्तंभ की निशानी मिटा दी गई। कट्टरपंथियों की एक जमात हजरत बल दरगाह में घुसी और उसने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर तब तक ईंट पत्थर मारा जब तक निशानी पूरी तरह मिट नहीं गई। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा गया तो इसकी सबको निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हथौड़ा चलाने वालों की तरफदारी शुरू कर दी। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। इंडिया अलायंस से तालमेल रखने वाली महबूबा मुफ्ती ने भी उल्टी बात कह डाली। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ पर हथौड़ा चलाने पर कांग्रेस ने खामोशी अख्तियार कर ली है। राहुल की पार्टी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन मोदी की पार्टी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। बीजेपी ने अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक और बिहार से जोड़ दिया। जिस प्रकार से भारत भूमि के उस विशिष्ट अंग जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिया, बिहार के लिए जो अपमान का भाव कांग्रेस पार्टी के मन में है, वो समय समय पर दिख रहा है। आज 2 ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं न कहीं पूरे बिहार की संवेदनाओं को, पूरे बिहार के भावनाओं को और बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह, जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था, उसे तोड़ा गया। और कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार,
उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ये अपमान है कि आप अशोक चिन्ह को तोड़ेंगे। मोदी की पार्टी ने अशोक स्तंभ पर लाइन क्लियर कर दी। मोदी सरकार ने भी लाइन सीधी रखी। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जिन्होंने अशोक स्तंभ खंडित किया उनको सरकार दंडित करेगी। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले बिल्कुल वो दंडित। सम्राट अशोक उस मौर्य वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे जो पाटलिपुत्र में बैठकर अफगानिस्तान तक शासन करते थे, जिनकी सीमा आज के म्यांमार यानी बर्मा तक फैली थी। अशोक ने पहली बार पूरे भारतवर्ष को एक किया और धम्म को संरक्षण भी दिया। उसी अशोक की लाट को आजाद भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। बिहार के लिए अशोक का खास महत्व है। बीजेपी और जेडीयू ने उसे भांप लिया है। कांग्रेस और आरजेडी यहां भी मुस्लिम वोट का हिसाब देख रही है। ये सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आरजेडी और कांग्रेस का क्या लेना है? हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ लगाने वाले मुसलमान थे, वहां अशोक स्तंभ तोड़ने वाले भी मुसलमान थे। आरजेडी कांग्रेस को डर है, अगर इस आग की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो हाथ जल जाएंगे। बीजेपी के लिए यहां फायदा ही फायदा है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी तमाम तरह के मुद्दे ढूंढ कर ला रही है और बिहार चुनाव के लिए अपना हथियार भंडार बढ़ा रही है। इसकी एक और मिसाल है घुसपैठिया। झारखंड के एक मंत्री ने घुसपैठिया पर बयान दिया। पश्चिम बंगाल में मालदा में ममता बनर्जी की पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी बंगालियों को घुसपैठिया कहने पर आपत्तिजनक बयान दिया। बीजेपी ने इन बयानों को फट से बिहार चुनाव से कनेक्ट कर दिया। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा। और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की बात करना आज ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। कई बहनों ने यह घृणित कार्य अपने जीवन में देखा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। और ऐसे में यदि एक पॉलिटिकल पार्टी का उच्च कद का नेता बंगाल के टीएमसी से ये कहता है कि मैं खुलेआम कहता है सभा में कि मैं तेजाब चेहरे पर फेंकूंगा, तो मुझे लगता है कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और जेल के अंदर इस व्यक्ति को भेजना चाहिए। बीजेपी बिहार चुनाव को उस डायरेक्शन में ले जा रही है जहां 70-30 का बंटवारा हो। 70% वोट एनडीए के लिए और करीब 30% वोट महागठबंधन के लिए। अभी ये कैलकुलेशन चल रहा है। बिहार में जब से राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई है, इंडिया अलायंस के लिए बस एक ही पॉजिटिव खबर आई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को सपोर्ट किया है। केजरीवाल ने राहुल या कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन बातें वही कही जो राहुल गांधी कह रहे हैं। बहुत गलत है, वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा,
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का चुनाव अगर इतना सीधा होता तो कोई भी बिहार को डिकोड कर लेता। बिहार कदम कदम पर सरप्राइज देता है। ऐसे ही एक सरप्राइज हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 साल से बिहार घूम रहे हैं। वो मुस्लिम बहुल किशनगंज अब आए हैं, जब चुनाव में केवल 2.5 महीने रह गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के 17.7% मुसलमानों को रिझाना शुरू किया है। 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के अभियान में कंधा लगाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 के बाद 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी भाजपा और नरेंद्र मोदी हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उनके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 आंध्र प्रदेश में, 2020 दिल्ली महाराष्ट्र में, 2021 तमिलनाडु और बंगाल में, इतनी जगहों पर इसी प्रशांत किशोर ने उन नेताओं की, उन दलों की मदद की जिन्होंने भाजपा को हराया है। बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन को सबसे ज्यादा M+Y पर भरोसा है। 32% के इस सॉलिड वोट बैंक में 17.7% हिस्सा मुसलमानों का है। राहुल और तेजस्वी ने 100% मुसलमानों को महागठबंधन के साथ जोड़कर रखने के लिए यात्रा की। प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी इसमें अपना हिस्सा चाहते हैं। पीके किशनगंज पहुंच चुके हैं और ओवैसी किशनगंज पहुंचने वाले हैं। अब तक बिहार चुनाव में एक सवाल यह था कि पीके अपर कास्ट के कितने वोट काटते हैं। अब सवाल यह हो गया है कि पीके मुसलमानों के कितने वोट तोड़ते हैं। इसी तोड़म तोड़ी में बिहार के सियासी सवालों के जवाब छिपे हैं।